दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों एनडीए के अंदर जो बीजेपी और टीडीपी के बाद जो सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उस पार्टी की स्थिति अभी काफी हद तक हाई कमान कल्चर से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है। नेतृत्व के अंदर से दिशा निर्देश की स्थिति वहां बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव कभी भी हो पाने की स्थिति में है और समय पर भी हो तब भी 1 साल से ज्यादा दूर नहीं है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की बात इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड की दशा और दिशा क्या होगी, इसको लेकर नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं जानता कि आखिर जनता दल यूनाइटेड महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद यानी इस साल के नवंबर के बाद एनडीए गठबंधन के साथ बनी रहेगी या इंडिया गठबंधन के साथ जिस डील की प्रतीक्षा की जा रही है वो डील उसकी मुकम्मल हो जाएगी। अब नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा इसलिए करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार मौजूदा दौर में जो चल रही है वो न तो सरकार अकेले नीतीश कुमार के गिराने से गिर जाएगी, उनके 12 सांसदों से भी नहीं गिरनी है, और न ही चंद्रबाबू नायडू के अकेले गिराने से गिर जाएगी, उनके 16 सांसदों से गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों चाह देंगे तो ये सरकार 100% गिर जाएगी। वैकल्पिक सरकार भी केंद्र में बन जाएगी क्योंकि तकरीबन 250, 2-4-5 सीटें ही कम है 250 में, उतने सांसद एनडीए के विरोध में खड़े इंडिया गठबंधन के समर्थन में आज की तारीख में जरूर दिखाई दे रहे हैं। मगर सब कुछ घूम फिरकर नीतीश कुमार पर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखे या न बनाए रखे इसको लेकर उहापोह में है, वहीं उस पार्टी का एक धड़ा जो सेकुलर खेमे के साथ जाना चाहता है, जो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहता है, कुछ खुलकर जिनकी मंशा उनके समर्थकों के माध्यम से सोशल मीडिया में आती रहती है और कुछ लोग दबी जुबान से ये बातें कर रहे हैं, चुनावी समीकरण सबके अपने अपने हैं, तो उस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड की लाइन क्या हो, इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की तरफ से किसी भी तरह के दिशा निर्देश की अब तक लोग प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। संवादहीनता की स्थिति काफी हद तक है। कई बार पार्टी के अंदर कमेटी बनती है, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कोई कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में फिर एक बड़ा रद्दोबदल हो जाता है, फिर एक दूसरी कमेटी कुछ दिनों के बाद लानी पड़ती है, अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसमें से एक आध को हटाकर फिर से पुराने को या दूसरे को लाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड में संवादहीनता की स्थिति सिर्फ कार्यकर्ता और नेताओं के बीच नहीं बल्कि नेताओं के बीच भी है, जिसे जो मर्जी उस तरह से बातें कर रहा है और बातें नहीं भी कर रहा है तो उसके कोर्स ऑफ एक्शन से वो चीजें दिख रही है। तमाम बड़े लोग जो जेडीयू में जो बड़े नेता माने जाते हैं उनकी गतिविधियों को देखें, उनकी पूर्व की और वर्तमान की भूमिका को देखें और जनता दल यूनाइटेड में वर्तमान भूमिका जो इन नेताओं की है उनकी भूमिका को देखने के बाद परिस्थितियां और उलझी हुई नजर आती है, लेकिन इस उलझी हुई परिस्थितियों के बीच एक रास्ता जरूर दिखाई देता है कि आने वाले महीनों में खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये होगा क्या। अगर ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड के साथ भी किसी भी दिन ऑपरेशन लोटस की स्थिति बिहार में अचानक सुनने को मिल सकती है, अगर ये स्थिति बनी रही तो। लेकिन ये स्थिति बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी ये वक्त पर छोड़ते हैं। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में जो डिसीजन मेकिंग जो टीम कही जाती है, जो मुख्यमंत्री जिनसे सलाह मशविरा करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके इर्द गिर्द की टीम पर यदि नजर डालें तो एक नाम आता है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। मैं बारी बारी से जिक्र कर रहा हूं कि कौन किस तरह की भूमिका का निर्वाह करता दिख रहा है। ललन सिंह की भूमिका की बात करें, ललन सिंह नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों के साथी हैं। ललन सिंह 2009 में नीतीश कुमार से बटाईदारी अधिनियम के मुद्दे पर जब अलग हुए उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब हो गए थे और ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के करीब भी हो गए थे। बटाईदारी अधिनियम के खिलाफ किसान महापंचायत के मुद्दे पर उनके करीब जाते हुए दिखे थे, लेकिन
उसके बाद नीतीश कुमार फिर उन्हें अपने साथ लेकर आए, और जब नीतीश कुमार अपने साथ लेकर आए तब से वो नीतीश कुमार के साथ लगातार बने हुए हैं। पहले वाले भरोसे की तरह ही बताया जाता है कि बने हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने, जेडीयू की तरफ से भारत सरकार में मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी है, भले ही उन्हें भैंस बकरी चराने वाला मंत्रालय दे दिया गया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो हैं। अब सवाल उठता है कि ललन सिंह की भूमिका क्या है। ललन सिंह की भूमिका मौजूदा दौर में पार्टी में क्या है? तो ललन सिंह के बारे में एक चीज जो सबको दिखाई देती है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होते हैं उस गठबंधन की दूसरी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2022-24 के दौर में नीतीश कुमार गए थे। उस दौर में कहा जाता था कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब 2-3 बार बातचीत न होती हो, और कई बार तो दूसरे तीसरे दिन लगातार मुलाकातें भी होती थी। गठबंधन सहयोगियों के बीच आपस में मुलाकात होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ललन सिंह का जो स्वभाव है कि बहुत जल्दी, भले ही कार्यकर्ताओं के साथ उनका तारतम्य नहीं बन पाता, लेकिन नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां बहुत जल्दी बन जाती है। आज की तारीख में उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के वो करीब हो रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता के साथ करीब हो, नीतीश कुमार इस पर बखूबी नजर रखते हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो नजर रख रहे हैं? ये एक सवाल है। ललन सिंह के अलावा संजय झा की बात, संजय झा भी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कई लोग संजय झा के बारे में कहते हैं कि संजय झा प्रो बीजेपी स्टैंड वाले हैं, यानी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में बने रहे उस नीति पर चलने वाले उसके हिमायती नेता माने जाते हैं। लेकिन संजय झा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोह जब तक अरुण जेटली जीवित थे और अरुण जेटली के साथ जो उनकी नजदीकियां थी, उनकी ही नहीं नीतीश कुमार की भी बहुत गहरी नजदीकियां थी अरुण जेटली के साथ, तब तक तो ये बातें सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मजबूत खंभे के साथ उनकी नजदीकी थी। लेकिन अब जब अरुण जेटली स्मृति शेष है, अमित शाह के यहां जो बेरोक टोक एंट्री की बात कही जाती है संजय झा की, उन्हें भी यह बखूबी पता है कि ये सब एंट्री और ये सारी परिस्थितियां उनके लिए तभी मुमकिन है जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद है। आरसीपी सिंह के बारे में भी यही कहा जाता था कि भाजपा नेताओं के यहां उनकी बेरोक टोक एंट्री है, लेकिन एक बार जब नीतीश कुमार ने दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया, उसके बाद तमाम नजदीकियां आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब तो बीजेपी के ही मेंबर है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो संजय झा बहुत तेज तर्रार पॉलिटिशियन है, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं और इस बात को जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार का चेहरा है और नीतीश कुमार के भरोसेमंद होने का टैग लगा हुआ है, तभी तक ये ग्लैमर है कि वो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता या जिसके साथ नीतीश कुमार रहते हैं उस पार्टी के नेता के घर में उनकी आसान एंट्री हो जाती है, उनका रसूख, उनका पहुंच बन जाता है। इसके आगे देखते हैं, विजय चौधरी नीतीश कुमार की सरकार के बेहद कद्दावर मंत्री, बेहद भरोसेमंद, 1985-86 से उनके बेहद नजदीकी हैं, जब दोनों पहली बार के विधायक हुआ करते थे। विजय चौधरी लालू यादव से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी कोई बैर नहीं है, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए लालू यादव के साथ जब जनता दल यूनाइटेड होती है, यानी राजद जदयू गठबंधन होता है, तो विजय चौधरी बहुत आसानी से चुनाव जीतते हैं, एक तरफा चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब भाजपा गठबंधन के साथ 2020 में नीतीश कुमार आए तो कैसे विजय चौधरी चुनाव जीते, कैसे उनके क्षेत्र में पूरी जनता दल यूनाइटेड को पसीना आ गया था, मामूली अंतर से वो जीते, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। लालू यादव के साथ उनकी नजदीकियां इस बात से जाहिर होती है कि 2015 में जब राजद जदयू की सरकार बन रही थी तो विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए जिस एक नाम पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को सहमति दी थी वो विजय चौधरी का नाम था। अब इनसे आगे देखते हैं, इनसे आगे एक और नाम है अशोक चौधरी। सभी जानते हैं कि उनके घर में शादी का फंक्शन होता है तो मोहन भागवत तक पहुंचते हैं। कल वो रामनाथ कोविंद से आकर मिले हैं।
रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी के अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वास पात्र, तमाम सेक्रेटरी से लेकर और भाजपा के मंत्री उनके यहां लाइन लगाए रहते हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह तक। उनसे अशोक चौधरी मिले हैं। 2017 और 2024 में जब नीतीश कुमार वापस भाजपा के साथ गए, तब भी कोविंद साहब की एक भूमिका की चर्चा लोग करते हैं। आज की तारीख में अशोक चौधरी जाकर रामनाथ कोविंद से मिल रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार का कोई अनफुलफिल्ड एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा जो बीजेपी के द्वारा आश्वासन देकर उन्हें लाया गया और वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो उस एजेंडे की याद दिलाने के लिए कि अब भी वक्त है, कह दीजिए वरना रास्ता बदल सकता है, इसके लिए अशोक चौधरी को भेजा गया। अब अशोक चौधरी को इसके लिए भेजा गया या नहीं भेजा गया, ये नीतीश कुमार जाने, अशोक चौधरी जाने, लेकिन चर्चा इस बात की गर्म है कि किताब देने के लिए नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई किताब की प्रति भेंट करने के लिए नहीं, बल्कि किसी एजेंडे को लेकर अशोक चौधरी गए थे। इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह अब बुजुर्ग हो गए, केसी त्यागी की भूमिका कम कर दी गई, विजेंद्र यादव कोसी इलाके से आने वाले नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र मंत्री, उनकी जो भूमिका है वो सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन का हिमायती उन्हें माना जाता है। मनीष वर्मा जो आईएएस से नेता बने हैं, जेडीयू में आए हैं, नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र, उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल राजनीति को वो पसंद नहीं करते, वो मंडल पॉलिटिक्स को ज्यादा पसंद करते हैं। आईआईटीएन है, आईएएस बने, वीआरएस लिया उड़ीसा कैडर से, बिहार में भी आए थे लेकिन कैडर उड़ीसा ही था, मूल कैडर, वीआरएस लिया और अब राजनीति में है। मंडल पॉलिटिक्स में वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों के हिमायती बताए जाते हैं। इसके आगे की बात अगर देखें तो इन सभी टीम के अलावा दो और लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो नीतीश कुमार की भुजा पार्टी में जो 3-4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, केमिस्ट्री में तो 2 ही होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वहां कई सारे होते हैं, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बदलते रहते हैं, लेकिन जिन दोनों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन है। दरअसल केमिस्ट्री के छात्र जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। लल्लन सराफ और संजय गांधी बेहद विश्वास पात्र नीतीश कुमार के, और आज की तारीख में नीतीश कुमार आगे कौन सा फैसला लेंगे और किसी को खबर हो ना हो, इन दोनों को जरूर खबर होगी, और दोनों को खबर इस रूप में भी होगी क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है। पहली बात, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े या ना लड़े, विधानसभा चुनाव फरवरी में कराने पर बीजेपी राजी होगी या नहीं होगी। तीसरी बात, जांच एजेंसियों को लेकर, जांच एजेंसियों की बिहार में गतिविधियां क्यों बढ़ी हुई है। चौथी बात कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी लोग संसदीय राजनीति में सक्रिय हैं, संयोगवश सबका नाम लैंड फॉर जॉब में है, उस कथित मामले में है, और न्यायपालिका के द्वारा जो बात कही जा रही है, अब जो चर्चा है न्यायपालिका के बारे में जो बात कही जा रही है कि अब इस मामले को जल्दी जल्दी पूरा करके सबके बारे में सजा मिलनी है या बरी होना है, वो क्लियर हो जाएगा। अगर सजा होती है, लालू यादव पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, तेज प्रताप यादव को भी पार्टी बना दिया गया है, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी का नाम तो पहले से है। तो उस परिस्थिति में यदि सजा हो जाती है इस मामले में, तो राष्ट्रीय जनता दल को लीड कौन करेगा? क्या तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव करेंगी या रोहिणी आचार्य करेंगी लीड? ये परिस्थितियां जो बनती हुई दिख रही है, वहां भी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर लैंड फॉर जॉब के मामले में जो तेजी आई है, यह नीतीश कुमार के साथ नजदीकियों की खबरों की वजह से तो नहीं आई है। तो वहां एक अलग तरह की परिस्थिति, जेडीयू में भाजपा को लेकर असहज होने वाले की स्थिति अलग, चाहे जांच एजेंसियों का मामला हो या नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा या आरक्षण बढ़ाने के फैसले को नवी अनुसूची में डालने का मुद्दा। और इन सब से आगे बढ़कर यह बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि पूरे देश के लोग जो तोहमत लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में यदि अब भी बनी हुई है तो नानी फैक्टर के कारण, यानी नायडू और नीतीश फैक्टर, संक्षेप में कहें तो नानी फैक्टर। नायडू का अपना दुख है,
उन्हें लगता है कि हम अकेले चले भी जाएं तो सरकार कैसे गिरेगी, कैसे वैकल्पिक सरकार बनेगी। वो नीतीश कुमार की बाट जो रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी में पार्टी की लाइन क्या हो, क्या करप्शन से समझौता किया जाए, कथित करप्शन से, क्या कम्युनलिज्म से, कथित कम्युनलिज्म यानी कथित सांप्रदायिकता से समझौता किया जाए। एक तरफ कथित सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ कथित भ्रष्टाचार, और इन दोनों के बीच में सुशासन बाबू की छवि, और उस छवि के ऊपर इस देश में तोहमत का वातावरण कि देश में कहीं कोई घटना हो, नरेंद्र मोदी सरकार से ले कुछ के बदले, मोदी शाह की सरकार के बदले लोग नानी फैक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चाहे ट्रेन की दुर्घटना हो, चाहे कोई और मामला हो जाए, आर्थिक नीतियों का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, घरेलू परिस्थितियों का मामला हो, सरकार की नीति का मामला हो, इस देश की सिविल सोसाइटी के बीच अब नरेंद्र मोदी को उतना दोष कोई नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा। जिम्मेदार नानी फैक्टर को यानी नायडू और नीतीश को माना जा रहा है। और ये बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि सरकार को टिकाए रखने के, सरकार की बैसाखी बने रहने की जो परिस्थितियां हैं, ये उनकी छवि को एक नए स्वरूप में पेश कर रही है। तो क्या इस नए स्वरूप में अपनी बनती हुई छवि को नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? इसी सवाल पर जनता दल यूनाइटेड की राजनीति, उनके कार्यकर्ताओं की दशा और दिशा टिकी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कंफ्यूजन की स्थिति यदि इस मोड़ पर बनी रही कि करना क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहजता की स्थिति कार्यकर्ताओं में नहीं है, क्योंकि कोर वोटर गांव गांव में पूछ रहा है कि जाति गणना क्या अलमीरा में फाइल बंद रखने के लिए आई थी? वो कब उस पर सुनवाई होगी, कब उससे जनहित के फैसले होंगे, कब आरक्षण का मामला नवीन सूची में जाएगा? तो कार्यकर्ता भी जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे? लोगों को लगता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद जल्दी देंगे। देखते हैं जल्दी देते हैं या देर से देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।